मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर ऑडिट डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में जो है हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है जो कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग है, तो उस सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और यू कैन से ऑडिट प्रोसीजर्स उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एग्जाम किट के, वो सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट जो बात इसमें आपको बतानी है वो ये है कि यहाँ से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ये सभी 20 मार्क्स के अराउंड ये क्वेश्चंस हैं, और इसमें बेसिकली हमारे 3 चैप्टर्स को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को भी इंक्लूड किया गया है, इसमें कंप्लीशन एंड रिव्यू वाला जो चैप्टर है उसको भी इंक्लूड किया गया है, एंड ऑल्सो जो हमारा रिपोर्टिंग चैप्टर है उसको भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि हर क्वेश्चन में आपको ये चांसेस हैं कि इन तीनों चैप्टर्स का एक मिक्सचर बना करके आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाएगा और उसी बेसिस पर आपको इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 230 एंड दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द स्पेड फिश। स्पेड फिश ये हमारी केस स्टडी का नाम है, यानी कि ऑडिटर का जो क्लाइंट है उसका नाम क्या है, स्पेड फिश। नाउ सी, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद ओवरऑल इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हमारे जो मॉडल आंसर है उसमें क्या क्या जितने पॉइंट्स गिवन है उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई पॉइंट आपका छूटे ना। और एग्जाम में बेसिकली क्या है, जब आप लोग तैयारी करते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं आप उन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लोर आपको करना चाहिए। कभी भी आप ऐसे नहीं सोचना कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लो इसका ए पार्ट है, अगर वो 4 मार्क्स का है, अगर इसका ए पार्ट अगर 4 मार्क्स का है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि 4 मार्क्स के लिए मैं 8 पॉइंट्स ही पढ़ूं। अगर आपकी एग्जाम किट के जो सॉल्यूशन में अगर आपको 20 पॉइंट गिवन है तो स्टूडेंट्स आपको वो 20 के 20 पॉइंट्स स्टडी करने चाहिए, रीड करने चाहिए और उसका मीनिंग आपको समझना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि कई बार क्या होता है कि 8 पॉइंट्स ही अगर आप पढ़ के जाएंगे कि चलो 4 मार्क्स के लिए मैं 8 पॉइंट्स लिख करके आऊंगा, लाइक फॉर ईच पॉइंट हाफ मार्क, तो वो काम नहीं बनेगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि उस प्रेशर में वो पॉइंट आप भूल जाए। अगर आप 20 के 20 पॉइंट्स पढ़ करके समझ के अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो बड़े आराम से आप चीजें रिकलेक्ट कर सकते हैं और 20 में से 10 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगे। तो इसलिए कभी भी आप ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि अगर आपके सॉल्यूशन में 20 पॉइंट्स गिवन है तो मतलब एग्जामिनर आपको बता रहा है, मतलब जो बुक ऑथर है वो आपको हर एक एंगल को वो कवर कर रहा है। क्योंकि प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो हमें हर वो प्रोसीजर समझना जरूरी है। और मैं आप लोगों को डिटेल में हर एक पॉइंट को जो है डिटेल में यहां पे आपको समझाऊंगा। अगर जैसे मान लो अगर हम 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 5वां क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, और इनके बाहर आपको एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इन्हीं पर बेस्ड जो है केस स्टडीज आपको पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं वन बाय वन। So spadefish, it is a case study. This scenario relates to 4 requirements. तो यानी कि टोटल यहाँ पे 4 questions आपको given है। It is 1st July 2015 and you are an audit manager of Spadefish and Company. तो आज की तारीख है 1st जुलाई 2015 एंड आप हैं ऑडिट मैनेजर कहाँ के, स्पेड फिश एंड कंपनी के। सो दिस इज योर क्लाइंट स्पेड फिश एंड कंपनी एंड यू आर करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट्स ऑफ 2 एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। एंड यहाँ पर जो है ऑडिट मैनेजर, सॉरी एक चीज मैंने यहाँ पे गलत बोल गया, यहाँ पर जो है इट इज द आज की तारीख है 1st जुलाई 2015 और स्पेड फिश जो है दिस इज द ऑडिट फर्म, ये एक ऑडिट फर्म है स्टूडेंट्स, ऑडिट फर्म। इस ऑडिट फर्म के जो है आप ऑडिट मैनेजर हैं एंड यू आर करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट्स ऑफ 2 एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। आप 2 क्लाइंट्स का जो है ऑडिट एट प्रेजेंट कर रहे हैं एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 2 एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। तो सबसे पहला है ट्रिगर फिश कंपनी और फिर उसके बाद है मार्लिन कंपनी। तो आप एज एन ऑडिट मैनेजर
it is your responsibility to conduct the audit of Triggerfish Company as well as Marlin Company. So Triggerfish Company manufactures hair products and its year ended on 31st May 2015. So जो Triggerfish है इनका काम क्या है, ये हेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इनका साल खत्म होता है 31st May 2015 में. You are finalizing the audit programs for the forthcoming year end audit. तो आप जो है now you are finalizing the audit program, मतलब यहां पर आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं, आप यहां पर ऑडिट प्रोग्राम को फाइनलाइज कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट लिस्ट. ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ audit. It is nothing but the list of audit procedures. So आपको एज एन ऑडिटर क्या करना है, आपको एक ऑडिट प्रोग्राम फाइनलाइज करना है. यानी कि जब एज एन ऑडिटर आप अपनी एंगेजमेंट टीम को लेकर के ट्रिगरफिश कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो उस समय आप कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो आप एडॉप्ट करने वाले हैं, जो आप अप्लाई करने वाले हैं, उसका पूरा एक लिस्ट आप यहां पर बना लेंगे. सो यू आर फाइनलाइजिंग द ऑडिट प्रोग्राम्स फॉर द फोर्थकमिंग ईयर एंड ऑडिट. फिर आगे लिखा है, मार्लिन कंपनी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. मार्लिन कंपनी का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. And its year ended on 30th April 2015. और इनका साल कब खत्म होता है? 30 अप्रैल 2015 को इनका साल खत्म होता है. ट्रिगरफिश का 31 मई 2015, इनका 30 अप्रैल 2015. और इनका काम क्या है? मार्लिन कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर जब भी आप एग्जाम में, अब जैसे ये क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, मैंने एक्चुअली इस पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए. आपको भी एग्जाम में बिल्कुल यही करना है. जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उसके जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए. अब जैसे ट्रिगरफिश का काम क्या है? ये हेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स बनाएंगे तो आपको यह पता होना जरूरी है कि ये सामने वाले का बिजनेस क्या है, ये करता क्या है. क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है तो आप प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाएंगे. सो ट्रिगरफिश दे मैन्युफैक्चर हेयर प्रोडक्ट, तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं. मार्लिन कंपनी ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कहीं और से लेकर के आते हैं और फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये चीज आपको पता होना यहां पे बारीकी से जरूरी है. फिर आगे लिखा है, The audit is almost complete and the auditor's report is due to be signed shortly. अब यहां पर क्या बोला गया है? मार्लिन कंपनी के केस में ऑडिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है. ऑडिट में मतलब सारे ऑडिट प्रोसीजर सब लगा दिए जा चुके हैं. अब यहां पे बोला है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो साइन होनी बाकी है. यानी कि थोड़े समय में ऑडिटर जो है अपनी इस ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने वाला है. तो ये दो सिचुएशंस हैं. ट्रिगरफिश कंपनी के केस में आपको बोला गया है कि आप ऑडिट प्रोग्राम बनाइए. मार्लिन कंपनी के केस में क्या बताया गया है? ऑडिट कंप्लीट हो चुका है और ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने वाला है. फिर आगे लिखा है, द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन ब्रॉट टू योर अटेंशन फॉर ईच कंपनी. अब ये ट्रिगरफिश कंपनी के केस में और मार्लिन कंपनी के केस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बताई गई हैं. सो ट्रिगरफिश कंपनी के केस में रिसीवेबल्स को लेकर के कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं. रिसीवेबल्स को लेकर के क्या है ये बातें, वन बाय वन इसको हम लोग देख लेते हैं. ट्रिगरफिश कंपनीज ड्राफ्ट ईयर एंड. ट्रिगरफिश कंपनीज ड्राफ्ट ईयर एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आर $3.85 million. यानी कि ट्रिगरफिश कंपनी के इस साल के ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि जो डेटर्स कह लो या ट्रेड रिसीवेबल्स कह लो, वो कितने हैं? $3.85 million हैं. और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 2014 में इट इज $2.45 million. यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं. एंड रेवेन्यू फॉर द ईयर is slightly increased on 2014. So
क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं इसका लिंक बनता है कि आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। यानी कि अगर आपके क्रेडिट सेल्स ज्यादा हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो डेफिनेटली इस साल का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ होगा। तो यही बात यहां पे बताई गई है, एंड रेवेन्यू फॉर द ईयर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड ऑन 2014। फिर आगे लिखा है, Triggerfish company has a large number of customers with balances ranging from $5,000 to $45,000। Triggerfish कंपनी के कई सारे कस्टमर्स हैं, और मैंने बताया ट्रिगरफिश कंपनी क्या बनाती है, हेयर प्रोडक्ट्स बनाती है, और इनके कई सारे कस्टमर्स हैं। कोई 5,000 का कस्टमर है तो कोई $45,000 का कस्टमर है, तो रेंज है 5,000 से $45,000 तक। फिर आगे लिखा है, A positive receivables circularization has been undertaken based on the year-end balances. The majority of responses from customers agreed to the balances as per Triggerfish Company's receivables ledger. However, the following exceptions were noted. सो ऑडिटर ने क्या किया, यानी कि जो ऑडिट मैनेजर ने क्या किया, ये जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इन लोगों को पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन भेजा। पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन प्रीवियस क्लासेस में इसको हम पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन का मतलब है, मैं एज एन ऑडिट मैनेजर, जैसे मान लो ट्रिगरफिश कंपनी का एक कस्टमर है लाइक मिस्टर ए को मैं एक सर्कुलराइजेशन लेटर लिख करके भेजूंगा कि सर बताइए क्या आपका बैलेंस $20,000 ही है एज अ ट्रेड रिसीवेबल फॉर ट्रिगर फिश एंड कंपनी, यस और नो। तो इस तरीके से मैं मिस्टर ए को लिख के भेजूंगा, तो वो मुझे बताएगा हाँ या ना, या फिर कितना अमाउंट कम ज्यादा है वो लिख करके बताएगा। तो इस तरीके से ऑडिट मैनेजर ने क्या किया, एक पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन जो है वो भेजा, और मेजॉरिटी ऑफ रेस्पॉन्सेज यानी कि मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स ने कहा कि नहीं, हमारा बैलेंस जो है ट्रिगरफिश कंपनीज रिसीवेबल्स लेजर के हिसाब से। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ट्रिगरफिश कंपनीज जो है इनका जो रिसीवेबल्स लेजर है, इसमें पूरा का पूरा वो नोट डाउन कर लेती है कि भाई हमारे कौन कौन से रिसीवेबल्स हैं। तो इन्होंने कहा कि लगभग मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा बैलेंस ठीक है। हाउएवर द फॉलोइंग एक्सेप्शंस वर नोटेड, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हमारा बैलेंस यहां पे गलत शो हो रहा है। तो क्या है वो एक्सेप्शंस? नाउ यहां पे देखिए, सो ट्रिगरफिश कंपनी के केस में तीन कंपनीज जो हैं लाइक एल्बाकोर कंपनी, फ्लाउंडर कंपनी एंड मैनहेडन कंपनी, ये तीनों की तीनों कंपनियां जो हैं ये ट्रिगरफिश कंपनी के कस्टमर्स हैं। यानी कि ये एक तरीके से ट्रेड, ये तीनों के तीनों कौन है, ये तीनों के तीनों ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। बैलेंस पर ट्रिगरफिश कंपनी, फिर आगे लिखा है रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर। सो एल्बाकोर कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस है ट्रिगरफिश की किताब में कितना शो हो रहा है, $36,558। बट जब इस कस्टमर को, एल्बाकोर कंपनी को जब पॉजिटिव सर्कुलराइजेशन भेजा गया, यहां पे हमने ये टर्म पढ़ा था ना, पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन भेजा गया, तो इस व्यक्ति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, देयर इज अ निल रिस्पॉन्स, यानी कि इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स अब आप सोच के देखिए, जब आप किसी को पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन भेजते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि ये बैलेंस सही है या नहीं है, और वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो फिर आप एज एन ऑडिटर आप क्या करेंगे, उसको फिर से एक रिमाइंडर भेजेंगे, अपने ट्रिगरफिश कंपनी की परमिशन लेकर के उसको फिर से रिमाइंडर भेजेंगे। तब भी रिप्लाई नहीं करेगा तो फिर आप उसको टेलीफोन करेंगे, तब भी उसका भी अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो फिर ऑडिटर, एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, फिर पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन को छोड़ करके कोई और ऑडिट प्रोसीजर, कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर आपको यहां पर एडॉप्ट करना चाहिए। तो मैंने अभी से आपको बता दिया, तो इस केस में एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, ठीक है ना। नाउ ट्रिगरफिश कंपनी का जो अगला कस्टमर है जो कि फ्लाउंडर कंपनी है, ट्रिगरफिश के किताबों में इसका बैलेंस कितना शो हो रहा है, $24,115 यहां पे शो हो रहा है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि ट्रिगरफिश कंपनी क्या कह रही है कि फ्लाउंडर कंपनी मुझे इतना पैसा देगा, बट यहां पर
कस्टमर फ्लाउंडर कंपनी कहता है कि नहीं, मैं 24,115 नहीं देने वाला हूं, मेरा तो बैलेंस इतना है 18,265 है। तो यानी कि ट्रिगर फिश में ज्यादा बैलेंस शो हो रहा है और कस्टमर में कम बैलेंस शो हो रहा है। तो इसका रीजन ये हो सकता है, अब इसका रीजन आपको समझना है कि एज एन ऑडिटर आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। इसका रीजन ये हो सकता है कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया हो, इसका जो भी बैलेंस जो भी डिफरेंस है, हो सकता है कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया हो बट ये पेमेंट अभी तक ट्रिगर फिश कंपनी ने रिसीव ना किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें चेक करनी है। एंड एक और इंपॉर्टेंट जो कस्टमर है मैनहेडन कंपनी, ट्रिगर फिश की किताबों में ये एक तरीके से नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। नेगेटिव बैलेंस यहां पे क्यों शो, नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है कि यहां पर $5,360 जो है ये ट्रिगर फिश कंपनी को मिलेगा नहीं, हालांकि ट्रिगर फिश कंपनी ये पैसा मैनहट्टन कंपनी को पे करेगी। तो यहां पे ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि यहां पर जैसे डेटर्स होता है उसमें डेबिट बैलेंस होना चाहिए, यहां पे क्रेडिट बैलेंस आ गया। एंड कस्टमर कह रहा है कि नहीं भाई, मेरे को तो इतना पैसा देना है ट्रिगर फिश कंपनी को। तो यहां पर ये डिफरेंस क्यों आया? कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैनहट्टन कंपनी है, हो सकता है कि ये जो मैनहट्टन कंपनी है ये ट्रिगर फिश कंपनी का कस्टमर भी है और साथ ही साथ सप्लायर भी है। मतलब ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल सप्लाई भी करता हो। तो जब ये सप्लायर है तो फिर गलती से यहां पर जो क्रेडिट जो है पेएबल्स में जाकर के जिस चीज को क्रेडिट करना चाहिए था उस चीज को हमने यहां पर आकर के क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल्स की किताब में। तो इस रीजन से भी ये डिफरेंस यहां पे आ सकता है। तो एज एन ऑडिटर आपको इस चीज को भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको सिनेरियो समझा दी। फिर आगे लिखा है, Due to the increase in receivables, Trigger Fish Company has recently recruited an additional credit controller to chase outstanding receivables. Compared to last year, इस साल इनके receivables में increase हुआ है। तो इसलिए Trigger Fish Company ने क्या किया, एक additional क्रेडिट कंट्रोलर को रिक्रूट कर लिया टू चेज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ द एडिशनल फोकस ऑन चेजिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, द फाइनेंस डायरेक्टर थिंक्स इट इज नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू टू मेंटेन अ सिग्निफिकेंट अलाउंस for receivables and has reduced the closing allowance from $1,25,000 to $5,000. So कहने का मतलब ट्रिगर फिश कंपनी को लगा कि यार हमारे रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, हमारा क्रेडिट सेल्स बढ़ गया है, तो इन्होंने एक एडिशनल क्रेडिट कंट्रोलर को लगाया। अब ये एडिशनल क्रेडिट कंट्रोलर क्या करेगा, ये रिसीवेबल्स को चेज करेगा, उनको बोलेगा कि भाई तुम्हारा इतना पैसा पेंडिंग है, तुम पे करो, और उनको पकड़ पकड़ के पेमेंट पूरा करवाएगा। तो ट्रिगर फिश कंपनी को यह भरोसा हो गया, तो अब क्योंकि यहां पर पेमेंट प्रॉम्प्ट तरीके से हमको होने वाला है, तो हमें अलाउंस जो है $1,25,000 क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने अलाउंस को, मतलब जो प्रोविजन इन्होंने क्रिएट किया था $125,000 की जगह उसको केवल और केवल $5,000 ही रखा है। तो एज एन ऑडिटर अब आपको यहां पर यह चेक करना है जो इन्होंने प्रोविजन को घटाया है क्या ये रीजनेबल है या नहीं। एडिशनल क्रेडिट कंट्रोलर के आने से कितना ज्यादा रिसीवेबल्स, यानी कि एट द ईयर एंड के बाद कितना कैश आपने रिसीव किया है, उनका क्या बैलेंसेस है, वो सारी चीजें एज एन ऑडिटर को आपको यहां पे वेरीफाई करना है। तो ये बात स्टूडेंट्स हम लोगों ने कर ली ट्रिगर फिश कंपनी की। तो जो जो मेन बातें हैं इन सभी को आप दिमाग में रखेंगे तभी आपको अपना आंसर प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। अब दूसरा जो केस है, यानी कि जो स्पेडफिश कंपनी जो है ऑडिट फर्म, उनका जो दूसरा क्लाइंट है वो है मार्लिन कंपनी। और मार्लिन कंपनी के केस में हम लोग किस चीज को देख रहे हैं, गोइंग कंसर्न के केस को हम यहां पे देख रहे हैं। मतलब मार्लिन कंपनी का गोइंग कंसर्न में कोई प्रॉब्लम होगा। लेट्स स्टडी द केस। ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑडिट, मार्लिन कंपनी हैज consistently paid a number of its suppliers significantly later than usual and only after several reminders. Now, ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर मार्लिन कंपनी ने अपने कई सारे सप्लायर्स को पेमेंट किया, और वो जो पेमेंट जो किया है वो कोई यूजुअल
मतलब रोजमर्रा की लाइफ में नहीं है। काफी सारे रिमाइंडर्स इनको मिलने के बाद जो है मार्लिन कंपनी ने अपने सप्लायर्स को पेमेंट किया है। यानी कि हो सकता है कि सप्लायर्स बार बार कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो, तब जाकर के फाइनली मार्लिन को जो है उन्हें उनका पैसा देना पड़ा। यानी कि ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। फिर आगे लिखा है, एज अ रिजल्ट सम ऑफ इट्स सप्लायर्स हैव विड्रॉन क्रेडिट टर्म्स मीनिंग द कंपनी मस्ट पे कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि इन्होंने मार्लिन कंपनी ने लेट पेमेंट किया, तो इसलिए कई सारे सप्लायर्स ने जो है अपना क्रेडिट टर्म को विड्रॉ कर लिया। यानी कि अब मार्लिन कंपनी को सामान जो रॉ मटेरियल है वो तभी मिलेगा जब जब जो है वो कैश में जो है पेमेंट करेंगे, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर ही मिलेगा। यहां पे रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रहे हैं। फिर आगे लिखा है, द कंपनी हैज ऑल्सो जस्ट रिसीव्ड नोटिफिकेशन दैट इट्स मेन सप्लायर हु प्रोवाइड्स द कंपनी विद ओवर 60% ऑफ इट्स स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैज सीज्ड टू ट्रेड। मार्लिन कंपनी का एक मेन सप्लायर जो कि मार्लिन कंपनी के जो टोटल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका 60% ऑफ इट्स स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो मार्लिन कंपनी को देता था, उसने मार्लिन कंपनी के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि जो आपका सप्लायर जहां से आपको मोर देन 60% तक का सामान आपको मिलता था ऑन क्रेडिट टर्म्स पर, अब उसने आपके साथ काम करना बंद कर दिया। यानी कि नाउ यू नीड टू सर्च फॉर अ न्यू सप्लायर, और हो सकता है कि नया सप्लायर आपको उन क्रेडिट टर्म्स पर सामान ना दे। हो सकता है कि वो बोले कि भाई आपको हम सामान देंगे कैश ऑन डिलीवरी। तो यानी कि यहां पर जो कैश आउटफ्लो है मार्लिन कंपनी का वो बहुत ही ज्यादा यहां पे बढ़ने वाला है। फिर आगे लिखा है, द ओवरड्राफ्ट हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर एंड द डायरेक्टर्स हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ड्यू फॉर रिन्यूअल नेक्स्ट मंथ एंड दे आर कॉन्फिडेंट इट विल बी रिन्यूड। ओवरड्राफ्ट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनी अपने लिमिट से ज्यादा पैसा निकालती जा रही है, और कंपनी को लगता है कि अगले महीने जो है कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट इन नेक्स्ट मंथ द ओवरड्राफ्ट का जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट इन ऑर्डर टू कंजर्व कैश नो फाइनल डिविडेंड विल बी पेड इन 2015। ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि हमें अपना कैश को बचाना है, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि 2015 में ये किसी प्रकार का कोई फाइनल डिविडेंड नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी फाइनल डिविडेंड नहीं देती है तो डेफिनेटली इससे उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो थोड़े से नाराज हो जाएंगे, और फिर फाइनली वो अपने सेल्स को अपने शेयर्स को बेचने लगेंगे। इससे शेयर के प्राइसेस जो है कम हो जाएंगे, और फ्यूचर में जब ये इक्विटी के द्वारा फंड्स रेज करना चाहेंगे तो भी इन्हें दिक्कत होगी। तो ये पूरा केस स्टडी है। तो यहां पे दो केसेस हैं, ट्रिगर फिश का और दूसरा मार्लिन कंपनी का। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या क्या क्वेश्चंस है वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है पार्ट ए। पार्ट ए में देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू रिजॉल्व द exceptions noted for each customer during the positive receivable circularization for Triggerfish company। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Triggerfish कंपनी वाले केस में। उसमें उसके 3 कस्टमर्स थे जिसको उन्होंने पॉजिटिव रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन भेजा था, और वहां पर कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस यानी कि ट्रिगरफिश कंपनी का बैलेंस कुछ और दिखा रहा है और कस्टमर्स का बैलेंसेस कुछ और दिखा रहा है। तो यहां पर ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएगा, डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म। ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं उस मिसमैच को रिजॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ए वाले पार्ट का जो आंसर है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको 3 लेवल पे बात करनी है। सबसे पहले एल्बोकोर कंपनी का आप कैसे चेक करेंगे, फ्लाउंडर कंपनी का कैसे चेक करेंगे, फिर उसके बाद मैनहेडन कंपनी का कैसे चेक करेंगे। नाउ सी, ए वाला पार्ट है एक्सेप्शंस इन द रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अंडरटेकन
in regard to the exceptions arising in the positive receivable circularization। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्बकोर कंपनी, और एल्बकोर कंपनी का मेन पॉइंट क्या था, यहां पे हमने देखा था कि एल्बकोर कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, for the non-response from Albacore company with the client's permission, the team should arrange to send a follow-up circularization। क्योंकि एल्बकोर कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे एज एन ऑडिटर, आप अपने क्लाइंट से यानी कि ट्रिगर फिश से परमिशन लेंगे और उनको जो है एक फॉलो अप सर्कुलराइजेशन यानी कि एक और सर्कुलराइजेशन आप उनको भेजेंगे। If Albacore company does not respond to the follow up, और Albacore company उस follow up का भी अगर response नहीं करता है, then with the client's permission, the auditor should telephone the customer and ask whether they are able to respond in writing to the circularization request। So Albacore company, अगर मान लो Albacore company ने उस follow up का भी आंसर नहीं दिया, तो फिर आप क्लाइंट की परमिशन लीजिए यानी कि ट्रिगर फिश कंपनी की परमिशन लीजिए और ऑडिटर को जो है कॉल करना चाहिए एंड आस्क, और पूछना चाहिए वेदर दे आर एबल टू रेस्पॉन्ड इन राइटिंग टू सर्कुलराइजेशन रिक्वेस्ट, क्या आप हमारी सर्कुलराइजेशन रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करेंगे, आपको पूछना है। इफ देयर इज स्टिल नो रेस्पॉन्स, उस टेलीफोन का भी अगर कोई जवाब नहीं आता है, देन द ऑडिटर शुड अंडरटेक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स to confirm the balance owing from Albacore company, such as detailed testing of the balance by agreeing to sales invoices and goods dispatch note। उस टेलीफोन का भी अगर Albacore कंपनी रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो ऑडिटर को अब पॉजिटिव सर्कुलराइजेशन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ही शुड टेक सम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, और उस ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर के तहत ऑडिटर क्या करेगा, सेल्स इनवॉइस एंड गुड्स डिस्पैच नोट, इन दोनों को जो है अग्री करेगा। मतलब सेल्स इनवॉइस में क्या होता है, आप सेल्स इनवॉइस आप क्रिएट करते हैं और गुड्स डिस्पैच नोट यानी कि जिस व्यक्ति को हमने सामान बेचा है उसके नाम से हम एक गुड्स डिस्पैच नोट इशू करते हैं। सो गुड्स डिस्पैच नोट और जो सेल्स इनवॉइस हमने जनरेट किया है उन दोनों को अग्री करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति से हमें कितना पैसा मिलने वाला है यानी कि कितने का वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। सो दिस इज द ऑल्टरनेट प्रोसीजर। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अगला है फ्लाउंडर कंपनी। फ्लाउंडर कंपनी का केस में क्या हुआ था कि ट्रिगर फिश का कहना है कि 24,115 का बैलेंस है, बट कस्टमर क्या कहना है, नहीं 18,265 है, यानी कि ट्रिगर फिश बुक्स आर शोइंग हायर अमाउंट एंड कस्टमर बुक्स आर शोइंग द लोअर अमाउंट। नाउ इसका कैसे चेक करेंगे, फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्लाउंडर कंपनी विद अ डिफरेंस ऑफ $5,850, इतने का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ट्रिगर फिश की कंपनी इतना अमाउंट ज्यादा शो कर रही है। फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्लाउंडर कंपनी विद अ डिफरेंस ऑफ 5,850, द ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई एनी डिस्प्यूटेड अमाउंट्स। ऑडिटर को कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड आइडेंटिफाई वेदर दीज रिलेट टू टाइमिंग डिफरेंसेस। ये जो डिफरेंस आया है क्या ये टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण है, और वेदर देयर आर पॉसिबल एरर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रिगर फिश। नाउ टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है कि फ्लाउंडर कंपनी ने पेमेंट भेज दिया बट ट्रिगर फिश ने अभी तक रिसीव नहीं किया, तो ये टाइमिंग डिफरेंस हुआ। तो आपको चेक करना है क्या ये जो डिफरेंस आया है ये टाइमिंग के कारण आया है या फिर कोई एरर हुआ है। इफ द डिफरेंस इज ड्यू टू टाइमिंग, अगर डिफरेंस जो है वो टाइमिंग के कारण है, सच एज कैश इन ट्रांजिट, कस्टमर ने कैश भिजाया वो रास्ते में है अभी तक पहुंचा नहीं है, दिस शुड बी अग्रीड टू पोस्ट ईयर एंड कैश रिसिप्ट्स इन द कैश बुक। सो कैश इन ट्रांजिट है तो डेफिनेटली पोस्ट ईयर एंड में तो वो रिसीव होगा ही, तो उस कैश बुक से जो है ऑडिटर इसको कंपेयर करेगा। फिर आगे लिखा है इफ द डिफरेंस रिलेट्स टू गुड्स इन ट्रांजिट देन दिस शुड बी अग्रीड टू अ प्री ईयर एंड गुड्स डिस्पैच नोट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो डिफरेंस है ये दो रीजंस के कारण हो सकता है, या तो कैश इन ट्रांजिट हो गया या फिर गुड्स इन ट्रांजिट। यहां से ट्रिगर फिश कंपनी ने
5850 का जो गुड्स है वो डिस्पैच कर दिया फ्लाउंडर कंपनी को, बट ये सामान अभी तक फ्लाउंडर कंपनी तक पहुंचा नहीं है। बट यहां पर इन्होंने गुड्स डिस्पैच नोट जैसे इन्होंने इश्यू किया तो ट्रिगर फिश ने तो अपना अमाउंट यहां पे रिसीवेबल्स को इंक्रीज कर दिया, बट यहां पर इन्होंने रिसीव नहीं किया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इसको भी ऑडिटर जो है प्री ईयर एंड जीडीएन गुड्स डिस्पैच नोट, मतलब साल के खत्म होने से पहले के जो गुड्स डिस्पैच नोट है उनको चेक करके इस चीज को कंफर्म कर सकता है। नाउ अगला है मैनहेडन कंपनी। नाउ मैनहेडन कंपनी में क्या दिक्कत थी कि मैनहेडन कंपनी में ट्रिगर फिश के जो बुक्स है वो नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि माइनस में ये बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और यहां पर कस्टमर कह रहा है नो, मुझे 3450 अभी भी पे करना है। तो यहां पर क्या क्या आपको प्रोसीजर्स लगाने हैं नाउ से। मैनहेडन कंपनी, The reason for the credit balance with Manhattan should be discussed with the credit controller or finance department. So as an auditor सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्रेडिट बैलेंस के बारे में आप क्रेडिट कंट्रोलर से डिस्कस करेंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ अ क्रेडिट बैलेंस हैज अराइजन। क्योंकि आप डायरेक्टली चेक मत करिए, क्योंकि चेक करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो आप क्रेडिट कंट्रोलर से बात करेंगे या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे, वो आपको सीधा सीधा बता देंगे कि ओ एक्चुअली क्या है कि जो मैनहेडन कंपनी है ये हमारा सप्लायर भी है। तो हो सकता है कि गलती से हमने क्रेडिट हमें यहां पे करना था, वहां पर जाकर के हमने क्रेडिट कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले ऑडिटर को क्रेडिट कंट्रोलर या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है रिव्यू द पेएबल्स लेजर टू आइडेंटिफाई इफ मैनहेडन इज अ सप्लायर एज वेल एज अ कस्टमर। तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, पेएबल्स लेजर को आप जाकर के चेक करिए। रिसीवेबल्स लेजर में तो आपको मालूम है कि मैनहेडन जो है आपका एक तरीके जो ट्रिगर फिश कंपनी का ये कस्टमर है। पेएबल्स लेजर में जाकर के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैनहेडन कंपनी जो है ये आपका सप्लायर भी है। अगर ये आपका सप्लायर है, इफ सो अ परचेज इनवॉइस मे हैव बीन पोस्टेड इन एरर टू द रिसीवेबल्स रादर देन पेएबल्स लेजर। अगर मैनहेडन आपका सप्लायर भी है तो हो सकता है कि गलती से ये जो परचेज इनवॉइस है ये पेएबल्स लेजर में इसको पोस्ट करने की जगह हमने गलती से रिसीवेबल्स में पोस्ट कर दिया है। तो ये चीज आप बड़े आराम से फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है इफ द डिफरेंस इज ड्यू टू credit notes, this should be agreed to pre-year and credit notes dispatched around the year end date. Now students, ये credit note क्या है, credit note कौन इशू करेगा? अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैनहेडन कंपनी ट्रिगर फिश कंपनी का कस्टमर है। मैनहेडन कंपनी ने ट्रिगर फिश से सामान खरीदा और उनको वो सामान पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उस सामान को जो है एक तरीके से रिटर्न कर दिया। तो जब उन्होंने उस सामान को रिटर्न कर दिया तो फिर उसके चलते जो है आप उसको फिर क्रेडिट नोट इशू करेंगे, तो फिर वहां पर जो है फिर आपको ये नेगेटिव बैलेंस शो होगा। सो इफ द डिफरेंस इज ड्यू टू द क्रेडिट नोट्स दिस शुड बी अग्रीड टू प्री ईयर एंड क्रेडिट नोट्स डिस्पैच। जितने भी साल के पहले क्रेडिट नोट्स डिस्पैच किए गए हैं उन सभी को जो है ऑडिटर एक तरीके से वेरीफाई करेगा। द लास्ट पॉइंट इज द रिसीवेबल्स लेजर शुड बी रिव्यूड टू आइडेंटिफाई एनी पॉसिबल मिस पोस्टिंग्स एज दिस कुड बी अ रीजन फॉर द डिफरेंस विद मैनहेडन कंपनी। और फिर एज एन ऑडिटर आप रिसीवेबल्स लेजर को भी जो है प्रॉपरली रिव्यू करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा अगर कोई भी मिस पोस्टिंग हुई है तो उसको भी बड़े आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो ए जो पार्ट है ये हम लोगों ने कर लिया। नाउ व्हाट इज द बी पार्ट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्राइब द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इन द करंट ईयर। नाउ ये केस यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अलाउंस जो है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, पहले ये $1,25,000 था, बट इन्होंने एडिशनल क्रेडिट कंट्रोलर के लगाने के कारण इसको जो है 5,000 कर दिया है। तो एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है सेकेंड पार्ट में कि ये जो अलाउंस को इन्होंने जो डिक्रीज किया है क्या ये रीजनेबल है या नहीं, इन्होंने जो डिक्रीज किया है वो सही किया है या नहीं किया है, इस चीज को जो है आप यहां पे चेक करेंगे। नाउ बी है
अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। डिस्कस विद द फाइनेंस डायरेक्टर, आप फाइनेंस डायरेक्टर के पास बैठिए, उससे डिस्कस करिए द रैशनल फॉर नॉट प्रोवाइडिंग अगेंस्ट एनी रिसीवेबल्स एंड कंसीडर द रीजनेबलनेस ऑफ द अलाउंस। आप फाइनेंस डायरेक्टर से पूछिए कि सर क्या रीजन है, कैसे आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि आपने कोई अलाउंस क्रिएट नहीं किया और ये जो अलाउंस को आपने कम कर दिया है 5000, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे। फिर आगे है नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्टेन अ ब्रेकडाउन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,25,000। अब स्टूडेंट्स, ये जो ओपनिंग बैलेंस यहां पर आपको गिवन है, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस कितना है, इट इज 125,000, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया था रिसीवेबल्स के लिए वो 1,25,000 था। अब इस 1,25,000 का हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे। अब ये जो 1,25,000 है ये सभी कस्टमर्स को मिलाकर, अब जैसे मान लो मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सारे कस्टमर्स हैं अलग अलग। तो मिस्टर ए के लिए हमने प्रोविजन क्रिएट किया था मान लो समथिंग 2000, और बी के लिए कुछ 3000, इसके लिए कुछ हमने 4000, इसके लिए हमने कुछ 6000। तो ऐसे आप पूरा ब्रेकडाउन आप तोड़ लो, ठीक है ना। सो ऑब्टेन अ ब्रेकडाउन ऑफ ओपनिंग अलाउंस ऑफ 1,25,000 एंड कंसीडर if the receivables provided for in the prior year have been fully recovered as a result of the additional credit controller procedures or if they have now been fully written off। तो आपको करना क्या है, इस 1,25,000 का पूरा ब्रेकअप मांग लो और देखो क्या मिस्टर ए के लिए हमने जो प्रोविजन क्रिएट किया था 2000, क्या मिस्टर ए से हमको पूरा का पूरा पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर क्या हमने इसको पूरे को राइट ऑफ किया है या नहीं किया है। ये चीज आप यहां पर वेरीफाई करेंगे। एंड कंसीडर if the receivables provided for the prior year have been fully recovered as a result of the additional credit control procedures or if they have been fully written off। स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि कई बार जब बैड डेट्स हो जाते हैं तो उसको अपन रिटर्न राइट ऑफ कर देते हैं, तो आप उसको P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। P&L अकाउंट में जाकर के सीधा अगर आप डेबिट कर देते हैं तो फिर वहां पर जो है एज अ लॉस आप उसको शो करेंगे, तो वहां पर फिर आपको प्रोविजन आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन के अंदर जाकर के फिर आप उसको जो है राइट ऑफ कर देते हैं। तो यहां पर आपको दोनों चीजें देखनी है कि क्या एक तो जो जैसे हर इंडिविजुअल लेवल पर जो अलाउंस हमारा था क्या उनसे हमने पूरा पैसा रिकवर किया है, ये इफ दे हैव नाउ बीन फुल्ली, या फिर उनको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट है, इंस्पेक्ट द aged trade receivables ledger to identify any slow moving or old receivable balances and discuss the status of these balances with the credit controllers to assess whether they are likely to be received। इंस्पेक्ट द एज्ड ट्रेड रिसीवेबल्स लेजर। एक तो हम इसमें बेसिकली करते हैं क्या, जितने भी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं उनको एजिंग के हिसाब से हम क्लासिफाई कर देते हैं। किसी का क्रेडिट पीरियड 90 दिन है, किसी का 120 है, और उसमें आपको देखना है कि स्लो मूविंग कौन सा है, कौन सा रिसीवेबल है जो सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है पेमेंट के लिए। So inspect the aged trade receivables ledger to identify any slow moving or old receivable balances and discuss the status of these balances with the credit controllers to assess whether they are likely to be received। और ये assess करो क्या उनसे हमें पैसा मिलने वाला है या नहीं। The next point is review whether there are any after date cash receipts for identified slow moving or old receivable balances। after date cash receipts यानी कि साल के खत्म होने के बाद क्या इन ओल्ड या फिर स्लो मूविंग रिसीवेबल से पैसा मिला है नहीं मिला है, इसको भी हम रिव्यू करेंगे। अगला है रिव्यू कस्टमर करस्पॉन्डेंस। कस्टमर यानी कि आपके क्लाइंट और कस्टमर के बीच में अगर कुछ भी बातचीत हुई है, उस बातचीत में चाहे वो ईमेल्स हो या फिर कोई और तरीका हो जिससे ऑडिटर को ये आइडेंटिफाई हो जाए कि यस इस कस्टमर से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिव्यू कस्टमर correspondence to identify any balances which are in dispute
or are unlikely to be paid and confirm if these have been considered when determining the allowance. और अगर मान लो डिस्प्यूट है तो कस्टमर बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा। अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो फिर डेफिनेटली वहां पे अलाउंस क्रिएट करना जरूरी है। अगर मान लो यहां पर कस्टमर की गलती नहीं है, आपके ऑडिटर के क्लाइंट की गलती है, तो डेफिनेटली फिर वहां पर जो है आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो ये सारी चीजें ऑडिटर जो है कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंस को रिव्यू करके आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स to identify whether there are any significant concerns in relation to payments by customers and assess if these have been considered when determining the allowance. So board ने अगर कुछ भी determine किया है in relation to payment by customers, क्या उनसे कितना मिलेगा, कितना allowance create करना है, तो वो भी as an auditor आपको inspect करना है। And the next point is recalculate the potential level of trade receivables which are not recoverable and compare to allowance and discuss differences with management. तो as an auditor आप खुद से recalculate करिए कितना पैसा है जो recover नहीं होने वाला है और allowance आपने कम create किया है। तो ये जो difference है कि जितना create करना चाहिए था उतना नहीं किया है, तो ये difference के पीछे क्या reason है वो चीज फिर आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है इन सभी पॉइंट्स को हमें करना है। सो बी का हमारा पार्ट क्लियर है। नाउ पार्ट सी इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 potential indicators that Marlin Company is not a going concern। आपको 3 ऐसे केसेस आइडेंटिफाई करने हैं इस पूरे क्वेश्चन में, जिससे कि हमें यह पता चले कि मार्लिन कंपनी जो है ये एक गोइंग कंसर्न नहीं है। तो ऑलरेडी हम केस स्टडी पढ़ चुके हैं, सो इसके पढ़ लेते हैं इसको भी। नाउ गोइंग कंसर्न इंडिकेटर्स। मार्लिन कंपनी हैज पेड सम ऑफ इट्स सप्लायर्स कंसिडरेबली later than usual and only after many reminders. Hence, some of them have withdrawn credit terms, meaning the company must pay cash on delivery. ये एक कंसर्न हुआ। मार्लिन कंपनी को बार बार बोलने के बाद जो है उन्होंने अपने सप्लायर्स को पेमेंट किया और कई सारे सप्लायर्स ने अपने क्रेडिट टर्म्स को विड्रॉ कर लिया। अब मार्लिन कंपनी को कुछ भी खरीदना है तो कैश ऑन डिलीवरी पर खरीदना है, तो यहां पर इनका कैश आउटफ्लो ज्यादा होगा, तो यानी कि यहां पे गोइंग कंसर्न खतरे में है। This suggests that the company was struggling to meet their liability as they fell due and will also put significant additional pressure on the company's cash flow। और इससे पता चलता है कि कंपनी अपने जो करंट लाइबिलिटीज है उनको मीट करने में एफिशिएंट नहीं है और उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर है कि उनका कैश फ्लो अब बाहर जाने वाला है। बिकॉज द कंपनी विल हैव टू पे फॉर गुड्स ऑन डिलीवरी but is likely to have to wait for cash from its receivables due to credit terms। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे हम कह सकते हैं कि मार्लिन कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में है। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे, Marlin Company's main supplier who provides over 60% of the company's specialist equipment has just stopped trading। ये भी पॉइंट हमने देखा था क्वेश्चन में कि मार्लिन कंपनी का एक जो मेन सप्लायर जो था जो 60% स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट देता था उसने बिजनेस करना बंद कर दिया। इफ द इक्विपमेंट इज हाईली स्पेशलाइज्ड there is a risk that Marlin Company may not be able to obtain these products from other suppliers which would impact on company's ability to trade। अब यहां पर एक बड़ा सा कस्टमर जो 60% ऑफ द गुड्स आपको देता था क्रेडिट बेसिस पर, उसने आपके साथ व्यापार करना बंद कर दिया। तो 60% स्टूडेंट ये एक बहुत ही एक सब्सटैंशियल अमाउंट होता है। अब इतने बड़े सप्लायर को मार्लिन कंपनी कहीं ढूंढ भी नहीं पाएगा और क्रेडिट में उसको कोई देगा भी नहीं, और इस तरीके से अगर ये सप्लायर हाथ से चला गया तो डेफिनेटली मार्लिन कंपनी का जो बिजनेस है, डे टू डे बिजनेस है, वो हैम्पर होगा और फिर इसका गोइंग कंसर्न डेफिनेटली खतरे में है।
मोर लाइकली देयर आर अदर सप्लायर्स अवेलेबल, ठीक है दूसरे सप्लायर्स अवेलेबल हैं, बट दे मे बी मोर एक्सपेंसिव और मे नॉट ऑफर फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स, बट हो सकता है वो काफी महंगे पड़ जाएं और वो फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स आपको ऑफर ना करें, विच विल इंक्रीज द आउटफ्लोज ऑफ मार्लिन कंपनी एंड वर्सन द कैश फ्लो पोजीशन, और मार्लिन कंपनी का आउटफ्लो वो बढ़ाएंगे और कैश फ्लो पोजीशन को वो कम करेंगे। और एक और इसमें पॉइंट था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, वो भी गोइंग कंसर्न को खतरे में बताता है। मार्लिन कंपनीज ओवरड्राफ्ट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द ईयर एंड इज ड्यू टू रिन्यूअल विद इन द नेक्स्ट मंथ। सो एक तो मार्लिन कंपनी का ओवरड्राफ्ट लगातार बढ़ गया और अगले महीने इसका रिन्यूअल होने वाला है। इफ द बैंक डज नॉट रिन्यू, अगर बैंक इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को रिन्यू नहीं करता है, जबकि डायरेक्टर्स को लगता है कि बैंक इसको रिन्यू करेगा, और मान लो अगर बैंक ने रिन्यू नहीं किया तो फिर दिक्कत क्या होगी, फिर इनके पास फंड्स की बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। If the bank does not renew the overdraft and the company is unable to obtain alternative finance, then it may not be able to continue to meet its liabilities as they fall due, especially if suppliers continue to demand cash on delivery and the company may not be able to continue to trade. तो यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ करती है तो ये बच जाएंगे, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ नहीं करती है तो फिर इनको कैश की बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। फिर आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू कंजर्व कैश मार्लिन कंपनी हैज डिसाइडेड नॉट टू पे अ फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड ये लोग पे नहीं करना चाह रहे मार्लिन कंपनी, तो फिर इससे दिक्कत क्या होगी, दिस में रिजल्ट इन शेयर होल्डर्स लूजिंग फेथ इन द कंपनी, इससे शेयर होल्डर्स का जो भरोसा है कंपनी से वो उठ जाएगा, एंड दे में अटेम्प्ट टू सेल देयर शेयर्स, और वो अपने शेयर्स को पब्लिक जो है शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को बेचेंगे। इन एडिशन दे आर हाईली अनलाइकली टू इन्वेस्ट फर्दर इक्विटी, और फ्यूचर में हो सकता है कि वो वापस इस इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें, एंड मार्लिन कंपनी में नीड टू रेज फाइनेंस टू रिपेयर देयर ओवरड्राफ्ट, और फिर बाद में मार्लिन कंपनी को जब फाइनेंस रेज करना है तो फिर वो रेज नहीं कर पाएंगे अपने ओवरड्राफ्ट को पे करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें हमें बताती हैं कि मार्लिन कंपनी का जो गोइंग कंसर्न है डेफिनेटली वो खतरे में है। नाउ अब यहां पर जो हमारा फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो थर्ड में तो हमने ये फाइंड आउट किया कि 3 पोटेंशियल इंडिकेटर्स क्या है। डी है, डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म इन असेसिंग वेदर और नॉट मार्लिन कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। तो यहां पर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके ये पता करेगा कि मार्लिन कंपनी का गोइंग कंसर्न है या नहीं है। सो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स 1 by 1 हम लोग देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न प्रोसीजर्स, obtain the company's cash flow forecast and review the cash in hand and outflow। आप कंपनी का जो कैश फ्लो फोरकास्ट है, हर कंपनी अपना कैश फ्लो फोरकास्ट बनाती है कि फ्यूचर में हमारे पास पैसा कैसे कैसे आएगा, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हमारे पास पैसा आने वाला है। तो उनका फोरकास्ट को उठाओ और रिव्यू करो कैश इन एंड आउटफ्लो, और एज एन ऑडिटर आपको देखना है क्या ये लोग जो इनफ्लो की बात कर रहे हैं क्या एक्चुअल में इनको कैश फ्लो इनफ्लो होने वाला है, और इनके आउटफ्लोस क्या क्या हैं। तो assess the assumptions for reasonableness and discuss the findings with management to understand if the company will have sufficient cash flows। तो आप इसकी रीजनेबलनेस, इन्होंने जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है वो कितना रीजनेबल है, कितना सच है, कितना पैसा आने वाला है, इसको आप आराम से एसेस करेंगे। सेकंड है, परफॉर्म अ सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन द कैश फ्लो। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, कैश फ्लो फोरकास्ट में कंपनी ने बोला कि हमें फलाना फलाना जगह से कैश आएगा, तो उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस करना जरूरी है। क्या अगर कंपनी कहती है कि हमें
ए सोर्स से पैसा आएगा, बी सोर्स से पैसा आएगा, तो उसका ऑडिटर सेंसिटिविटी एनालिसिस करेगा। क्या एक्चुअल में ए सोर्स से पैसा आने वाला है या बी से पैसा आने वाला है, क्या उसके पीछे रीजंस है, कितने चांसेस है कि पैसा नहीं आएगा। सो परफॉर्म अ सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन द कैश फ्लोज टू अंडरस्टैंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी द कंपनी हैज इन टर्म्स ऑफ इट्स नेट कैश इन और आउटफ्लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कंपनी कहती है कि हमें 10,000 रुपए आएंगे, और ऑडिटर ने जब सेंसिटिविटी एनालिसिस किया तो ऑडिटर को लगा यार इन्हें 10,000 तो नहीं 6,000 तो जरूर आ ही जाएंगे। तो ये जो 6,000 है ये बेसिकली क्या है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। या फिर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे भी बोल सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे अपने खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मान लो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं 2 लाख के कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, तो कम से कम सोर्सेस जो हैं वो 4 लाख तक तो होने ही चाहिए कि चलो भाई अगर 2 लाख यहां से नहीं भी मिला तो 2 लाख तो आ ही जाए। तो एक सेफ्टी लेकर के आपको चलना चाहिए। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में बेसिकली ऑडिटर जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर के चलता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस। मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या करने वाला है, ये जितनी भी दिक्कतें हैं मैनेजमेंट के सामने कि उनको सप्लायर ने मना कर दिया, कि उसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने क्या सोचा है, कैसे वो फाइनेंसिंग करेंगे, डेट में जाएंगे, क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट का प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस क्या है, इसको भी ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस इंक्लूडिंग देयर contingency plans in relation to ongoing financing and plans for generating revenue and consider the feasibility of these plans. So मैनेजमेंट ने अगर कोई भी प्लान बना रखा है तो वो जो प्लान कितने फीजिबल हैं, यानी कि कितने लेवल पर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू द कंपनीज पोस्ट ईयर एंड सेल्स। साल के खत्म होने के बाद कंपनी का सेल्स लेवल क्या है, क्योंकि ज्यादा सेल्स होगा तभी हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू आएगा, अगर सेल्स नहीं है तो रेवेन्यू कैसे आएगा। सो रिव्यू द कंपनीज पोस्ट ईयर एंड सेल्स एंड ऑर्डर बुक to assess if the levels of trade are likely to increase and if the revenue figures in the cash flow forecast are reasonable. तो कंपनी ने अपना जो कैश फ्लो फोरकास्ट में जो रेवेन्यू शो किया है, क्या वो रेवेन्यू इन सेल्स फिगर्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, क्या फ्यूचर में इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होने वाला भी है या नहीं होने वाला है, इसको ऑडिटर जो है वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट है रिव्यू एनी एग्रीमेंट्स विद द बैंक टू डिटरमाइन वेदर एनी कोवेनेंट्स हैज बीन ब्रीच्ड स्पेशली इन रिलेशन टू ओवरड्राफ्ट। सो बैंक का कोई भी बैंक के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है उसको रिव्यू करना है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि ब्रेक हुआ है उसको ऑडिटर रिव्यू करेगा। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रेक हुआ है तो डेफिनेटली बैंक जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को रिन्यू नहीं करेगा। रिव्यू एनी बैंक करस्पॉन्डेंस। बैंक और आपके क्लाइंट के बीच में अगर कोई बातचीत हुई है उसको आप रिव्यू करिए। रिव्यू एनी बैंक करस्पॉन्डेंस टू एसेस द लाइकलीहुड ऑफ बैंक रिन्यूइंग द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट है रिव्यू पोस्ट ईयर एंड करस्पॉन्डेंस विद सप्लायर्स टू आइडेंटिफाई if any have threatened legal action or any others have refused to supply goods। suppliers के साथ correspondence क्या है, क्या किसी supplier को जब आपके क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया तो क्या उन्होंने कोई लीगल एक्शन के लिए तो नहीं बोला है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो फिर आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। Inspect any contracts or correspondence with suppliers to confirm supply of company's specialist equipment। हमने पढ़ा था कि कंपनी का वो जो 60% वाला जो सप्लायर था जो स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट देता है वो बंद कर दिया उसने देना। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है,
If no new supplier has been confirmed, discuss with management their plans to ensure the company can continue to meet customer demand. अगर उन्हें कोई नया सप्लायर नहीं मिलता है तो फिर आप मैनेजमेंट से बात करिए कि सर आपको कोई नया सप्लायर तो मिला नहीं है, तो फिर क्या आप अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाएंगे या नहीं. Enquire of lawyers of Marlin Company as to the existence of any litigation. आप मार्लिन कंपनी के लॉयर से भी बात करिए, क्या इस मार्लिन कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है. Perform audit test in relation to subsequent events to identify any events which might indicate or mitigate the risk of going concern. Subsequent event, साल के खत्म होने के बाद अगर कुछ events हुआ है जिससे हम ये कह सकते हैं कि इनका going concern खतरे में नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि yes अब इनका going concern और भी ज्यादा खतरे में है, तो उसको भी ऑडिटर जो है वेरीफाई करेगा. Perform audit test. रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड बोर्ड मिनट, साल के खत्म होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है उसके मिनट्स को आप रिव्यू करिए. टू आइडेंटिफाई एनी अदर इश्यूज विच माइट इंडिकेट फर्दर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर द कंपनी. रिव्यू पोस्ट ईयर एंड मैनेजमेंट अकाउंट टू एसेस इफ इन लाइन विद कैश फ्लो फोरकास्ट. सो पोस्ट साल के खत्म होने के बाद मैनेजमेंट अकाउंट्स को आप रिव्यू करिए, उससे आपको पता चलेगा क्या कैश फ्लो आने वाला है या नहीं आने वाला है. नाउ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. Consider whether any additional disclosures as required by International Accounting Standard 1 presentation of financial statements in relation to material uncertainties over going concern should be made in the financial statements. So as per IAS 1 presentation of financial statements में going concern को लेकर के कोई additional disclosures करने हैं नहीं करने हैं, इसको भी auditor verify करेगा. Next is consider whether the going concern basis is appropriate for the preparation of financial statements. यानी कि मार्लिन कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है, क्या वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर प्रिपेयर कर रही है, तो क्या वो सही है या नहीं, इसको भी ऑडिटर वेरीफाई करेगा. Obtain a written representation confirming the director's view that Marlin Company is a going concern. So finally आपको मार्लिन कंपनी के डायरेक्टर से जो है एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि मार्लिन कंपनी का गोइंग कंसर्न सही है. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, और अगर एग्जाम में जैसे ये डी वाला पार्ट अगर आपके 5 मार्क्स का है तो 10 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.